हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 21वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तनिष्का ने छोटा सा मुँह बनाया और बोली, घर रह कर मैं क्या ही करूँगी। यह बोल वह पैर पटकते हुए कमरे से चले गए। पानी को समझ नहीं आया उसे क्या हुआ। उसने सैलवी जी को देखा तो मुस्कुराकर बोली, बच्ची है और फिर शादी के बाद अध्याय पहली बार गया है, शायद इसलिए बुरा लग रहा होगा। बानी ने कंधे उचका दिए। उसने अथर्व और आयात को देखा और बोली, तुम दोनों भी चलो, तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है। वो उन दोनों को लेकर कमरे में चली गई। इधर तनिष्का तैयार हुई और सार्थक के साथ कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में हमेशा की तरह उसके दोस्त मिल गए और वह सब अपने ही कामों में बिजी हो गए। इधर स्वयं ने भी अब जान लिया था कि तनिष्का कौन से कॉलेज में है, तो जानबूझकर उसके सामने आना है और उससे टकराने का प्लान वो बना चुका था। वह इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ना चाहता था। कल रात उसे जब किसी और की बाहों में देखा, तब से तो उसे यह बात और खल रही थी कि आखिर वह इंसान था कौन। तनिष्का स्वयं की वजह से अलग टेंशन में थी। वह अध्याय से इसी बारे में तो बात करना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि कहीं से कुछ भी गलत तरह से अध्याय के सामने पोर्ट्रेट किया जाए, लेकिन इस वक्त वह बिल्कुल भी अध्याय से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके आने पर उसने सबसे पहले इसी बात के बारे में बात करने का सोच लिया था। और जब तक अध्याय यहाँ नहीं था, वह इन दिनों अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहती थी। इधर आहिरा और मिहिर की लाइफ में लगभग सब ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ खुराफाती किए हुए आहिरा को काफ़ी दिन हो चुके थे। वह अपने कमरे में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि क्या किया जाए। उसने बानी को फ़ोन लगाया। बानी ने आहिरा का कॉल देखा तो कॉल उठाते हुए बोली, आज बुआ की याद कैसे आई तुम्हें, और तुम्हारे एजी ओजी सुनो जी कहाँ गए। आहिरा ने मुंह बनाया और बोली, बुआ मुझे बात नहीं करनी थी आपसे, और वैसे भी मिहिर ऑफिस गए हैं, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। बानी ने हैरानी से बड़ा सा मुंह खोलते हुए उसे छेड़ते हुए कहा, क्या बात है, कोई गुड न्यूज़ है क्या, जल्दी बताओ है तो। बानी की बात सुनकर आहिरा का गुस्सा चढ़ गया। वो दांत पीसते हुए बोली, पीरियड चल रहे हैं मेरे। पानी का मुंह बन गया और वो बोली, पूरी की पूरी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। मुझे तो लगा था कोई गुड न्यूज़ होगी, लेकिन यहाँ तो छोड़ो। अहिरा ने जलते हुए कहा, दिमाग ख़राब है, शादी हुए टाइम ही कितना हुआ है और आपको गुड न्यूज़ की पड़ी है। पानी हंस पड़ी, फिर बोली, अच्छा ठीक है, ये बताओ आज याद कैसे किया मुझे। अहिरा ने उसकी बात सुनकर कहा, वैसे प्रकृति का क्या सीन चल रहा है, अब उस दिन के बाद आई क्या घर। नहीं, उस दिन के बाद तो घर नहीं आई। शायद एक बार ऑफिस में हंगामा किया था उसने, उस पर अध्याय ने उसे खूब सुनाया था। उसके बाद का मुझे कोई आइडिया नहीं। इनफैक्ट घर में किसी को भी नहीं पता कि क्या हुआ। और इन दिनों तो अध्याय भी काम में बिजी है और अभी तो वो आउट ऑफ टाउन भी है, बानी ने उसे बताया। तभी अहिरा बोली, यही तो गड़बड़ है बुआ, वह इतनी शांत कैसे बैठ गई। कुछ तो गड़बड़ किया है उस लड़की ने, मैं बता रही हूँ, आप लिख कर ले लो। मेरी गट फीलिंग कभी गलत नहीं हो सकती। मुझे इन सब में किसी की चिंता नहीं, सिवाय भाई और भाभी के रिश्ते के। और तनिष्का भाभी, वो तो है भी एकदम मासूम। कुछ भी करके उन्हें कम से कम अपने लिए स्टैंड लेना तो सीखना चाहिए ना। उसकी बात से पानी भी एग्री थी। अहिरा ने कुछ सोचते हुए कहा, एक काम करते हैं, मैं घर आती हूँ, फिर बात करते हैं इस बारे में। बानी ने ओके कहा और फ़ोन कर दिया, लेकिन आहिरा की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और राम को कॉल मिलाते हुए खुद से कहा, आहिरा बिल्कुल सही कह रही है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर राम का फ़ोन बजा तो राम ने कॉल पिक करते हुए कहा, जी बुआ कहिए। बानी ने जल्दी से कहा, राम प्रकृति की क्या खबर है। राम ने उसके मुंह से यह बात सुनी तो बोला, अचानक से आपको क्या हुआ है बुआ, सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा है। बानी झट से बोली, यही हम सोच रहे हैं, यही तो गलती है, सब कुछ नॉर्मल है, इतनी शांत कैसे, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इन दोनों अध्याय में कुछ चेंजेस देखे तुमने, मतलब उसकी बातें, क्या प्रकृति का जिक्र कभी हुआ या फिर तनिष्का का। तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें सब पता होता है उसके बारे में। उसकी बात सुन राम भी कंफ्यूज हो गया, फिर बोला, ऐसा तो कोई बात नहीं हुई। असल में
तो तनिष्का को लेकर वह काफ़ी परेशान था। बीच में उसके बारे में उसने पता भी करवाने की कोशिश की, उसके पास्ट को जानना चाहा और इसकी वजह अश्विन जी थे। आखिर अपनी दोनों बेटियों में उन्होंने यह जो ज़मीन आसमान का अंतर कर रखा है वह कहीं से भी सही तो नहीं। वानी ने उसकी बात सुनी तो बोली, ये प्रकृति इतनी शांत है, मुझे सच में अब गड़बड़ लगने लगी है। वह सब यह सोचकर परेशान हो चुके थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इन बीते दिनों क्या हुआ था जो घर में इतनी शांति थी। राम ने जल्दी से कहा, मैं पता करता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। वानी ने ओके कहा और फ़ोन रखा। वो बस अध्याय की लाइफ में प्रकृति को नहीं चाहती थी, बाकी उसके लिए सब ठीक था। और फिर तनिष्का, वह तो उन सबकी चहेती बन चुकी थी। इधर राम ने किसी से प्रकृति के बारे में सब कुछ पता करने को कहा। बीते दिनों उसने क्या किया और क्या कुछ नहीं, यह सब उसे जानना था। वह तनिष्का जब घर आई तो सब शांत थे। उसने खुद से कहा, सब लोग कहाँ गए? अध्याय तो चले गए, अब क्या यह भी सब मुझे छोड़कर चले गए? तभी गर्व कमरे से निकल कर बाहर आते हुए देखा। उसने तनिष्का को देखा तो बोला, आ गई आप? तनिष्का ने उसे देखा और बोली, सब लोग कहाँ गए भैया? गर्व ने मुस्कुरा कर कहा, आहिरा आई है, उसके कमरे में मीटिंग जमा कर बैठे हैं, आप भी चली जाओ। तनिष्का ने जैसे ही यह सुना कि आहिरा आई है तो वह खुश होते हुए चहकर बोली, दी आई है? गर्व ने हामी भरी और तनिष्का के ऊपर के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। गर्व ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, अरे आराम से भाभी, गिर जाओगी। भाई को गए हुए पूरा से एक दिन भी नहीं हुआ है, पहले ही दिन चोट लगी तो हमारी खैर नहीं। तनिष्का ने रुककर पीछे पलटकर उसे देखा तो गर्व ने दांत दिखाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ, मार मार के अधमरा कर देंगे मुझे भाई, खास तौर पर की जिम्मेदारी सौंप कर जो गए हैं। जैसे अथर्व आयात के पीछे मैं दौड़ता हूँ, वैसे आपके पीछे भी दौड़ना है। तनिष्का ने मुंह बनाया और बोली, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे बच्चों के साथ कंपेयर करना बंद करो, दोनों के दोनों भाई नॉनसेंस है। यह बोलकर वो फिर से जाने की हुई कि तभी प्रकृति की आवाज़ आई, अध्याय कहाँ है? उसकी आवाज़ सुनते ही तनिष्का के कदम एकदम से रुक गए और जड़ हो गए। एक पल को तो उसकी आवाज़ सुनकर वह कांप चुकी थी। उसने पलटकर देखा, हमेशा की तरह वह उतने ही घमंड के साथ खड़ी थी। गर्व ने उसे घूरते हुए कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर? मना किया था ना, कभी घर में मत आना। प्रकृति ने उसे घूरा और बोली, मुझे बस इतना जानना है कि अध्याय कहाँ है? वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा? कल से तो वह मुझसे मिलने भी नहीं आया। उसकी यह बात सुनकर तनिष्का के दिल में एक तेज दर्द उठा। वहीं गर्व गुस्से से उसे घूर रहा था और प्रकृति मन ही मन खुश हो रही थी। उसने आखिर जानबूझकर यह बात बोली थी। प्रकृति जब लौटकर आई थी उस वक्त उसका सिर्फ एक मकसद था और वह था अध्याय को पाना। लेकिन इन दिनों उसने अपना दूसरा मकसद यह बना लिया था कि कैसे तनिष्का को हर्ट किया जाए, और इसकी सिर्फ एक वजह थी, क्योंकि वो अध्याय की ज़िंदगी में थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वह उसकी ज़िंदगी में होते हुए प्रकृति से ज़्यादा अहमियत रख रही थी। लेकिन उस पागल औरत को यह नहीं पता था कि उसकी अहमियत अपने आप ही ज़्यादा होनी थी। आखिर वह अध्याय की पत्नी थी। भला कौन सा आदमी अपने पत्नी से ज़्यादा अहमियत किसी दूसरी औरत को देगा, और ख़ास करके जब आदमी अध्याय जैसा हो। गर्व ने गुस्से से उसे घूरा और बोला, गेट आउट, अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। इसके पहले कि मैं धक्के मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूं। मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं तुमसे बहस करूं। उसकी इतनी तेज आवाज़ में कहा कि ऊपर आहिरा के कमरे में बैठी बानी आहिरा ने भी वह बात सुनी। वह भी जल्दी से बाहर निकल आई। सेल्वी जी, केशव जी घर पर नहीं थे और सार्थक अभी अभी लौट कर आए थे। वह दरवाजे की तरफ खड़े थे। वह भी यह सब कुछ देख हैरान थे। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी लड़की है, किसी आदमी से च्युइंगम की तरह चिपक सकती है कि निकलने पर भी निकलने का नाम न ले। प्रकृति ने तनिष्का को देखा और घूरकर बोली, मैंने पूछा अध्याय कहाँ है? मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। तनिष्का ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींची। वह अपने अध्याय के बीच सब कुछ ठीक करने में लगी थी और यह लड़की बार बार आकर सब कुछ बिगाड़ देने पर तुली थी।
वह उतरकर नीचे आई और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। प्रकृति ने उसे देखा। तनिष्का की हाइट उससे थोड़ी कम थी, लेकिन वह गुस्से से प्रकृति को घूरे जा रही थी। प्रकृति ने उसे देखते हुए अपना सवाल दोहराया कि तनिष्का गुस्से से बोली, एक बार को ना कुत्ते की दुम सीधी हो जाएगी, लेकिन आप नहीं बदलोगी। उसके जवाब ने सबको हैरान में डाल दिया और सब उसे देखने लगे। वानी और आहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आहिरा ने वानी को आंखों से इशारा किया कि अब चुप ही रहे, जब ज़रूरत लगेगी तभी बोला जाए। प्रकृति ने उसे गुस्से से बोलते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कुत्ते से कंपेयर करो। तनिष्का ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं दी, आप गलत समझ रही हैं। मैंने आपको कुत्ते से कंपेयर नहीं किया, मैंने आपको कुत्ते की दुम से कंपेयर किया है। कुत्ते से कंपेयर क्यों करूं भला मैं आपको? आखिर वह भी तो बेचारा जानवर ही है। आपने तो सारी कैटेगरीज पर रोक ही लगा दी है। उसकी यह बात सुनकर आहिरा को हंसी आ गई, जिसे उसने जल्दी से कंट्रोल किया। प्रकृति ने उसे उंगली दिखाते हुए दांत भींचकर कहा, अपनी हद में रहो तनिष्ठा। इन कुछ लोगों के दम पर ज़्यादा उड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उड़ने के लिए किसी की ज़रूरत है भी नहीं दी। जिसकी मुझे ज़रूरत है वो मेरे साथ है और काफ़ी है। कम से कम आपकी तरह मैं किसी और के घर में जाकर बार बार यह तो नहीं पूछती कि ये कहाँ है, वो कहाँ है, या फिर कहीं भी मुँह उठाकर ऐसे ही नहीं चली जाती। तनिष्का ने कहा, तुम चुप रहो। यह घर तुम्हारा नहीं, यह अध्याय का घर है और मेरी मर्जी। मैं जब चाहूँ तब आऊँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता। प्रकृति ने फिर घमंड से कहा। इस बार तनिष्का गुस्से से चिल्लाई, यह मेरा घर है और मैं आपके जैसे लोगों को अपने घर में आने की परमिशन नहीं देती। गेट आउट, निकलिए मेरे घर से। और जिसके बारे में आप पूछ रही हैं ना, वो मेरा पति है। और क्या आपको पता नहीं, किसी दूसरे के पति पर डोरे डालने वाली औरतों को समाज क्या कहता है? उसके इस तरह बोलने पर सब और सन्नाटा छा गया। इस बार प्रकृति भी हैरान थी। यह पिद्दी सी लड़की, जिसने कभी आज तक उसके सामने जुबान नहीं खोली थी, आज डटकर उसके सामने खड़ी थी। तनिष्का ने उसे घूरते हुए आगे कहा, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ऐसी औरत को समाज दूसरी औरत बोलता है। सीधे भाषा में कहूँ तो रखैल। तनिष्का ने बातों में प्रकृति के मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा, और यह तमाचा ऐसा पड़ा था कि इसके निशान भी उसके चेहरे पर नहीं दिखने वाले थे। इस तमाचे के निशान उसके दिल पर रह जाने वाले थे। गर्व तो आंखें फाड़े तनिष्का को देख रहा था। उसे नहीं पता था उसकी छोटी सी भाभी इतनी सारी बातें बोल सकती है। आज तक वह चुप थी, शायद अपनी एनर्जी बचा रही थी। प्रकृति ने पैर पटकते हुए कहा, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और जिस आदमी के लिए इतना लड़ रही हो ना, उसे मैंने फिर से अपना ना बनाया तो मेरा नाम भी प्रकृति सिसोदिया नहीं। तनिष्का ने उसे घूरते हुए कहा, गेट लॉस। और सुनती जाइए, जो ये बार बार उस आदमी को फिर से अपना बनाने का राग आलाप गा रही है ना, तो बता दूँ आपको, वह इंसान मेरा कब का हो चुका है। शादी का मतलब जुड़ना और टूट जाना नहीं होता। शादी का मतलब 7 जन्मों का रिश्ता है, और जो हमारा बन चुका है, बनने वाली थी ना आप, छोड़कर क्यों भागी उन्हें? गलती आपकी थी, पूरी तरह से आप गलत थी। इसके लिए मैं सज़ा नहीं भुगतूंगी। हर बार आप गलत थी, हर बार सज़ा मुझे मिली, लेकिन इस बार नहीं। इस बार जो मेरा है वह सिर्फ मेरा है। उसे तो मैं किसी कीमत पर आपको नहीं दूंगी। प्रकृति वास्तव में हैरान थी। तनिष्का का आज का रूप बेहद अलग था। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि ये वही तनिष्का है जो सबके साथ मासूमियत और बचपने के साथ रहती है। उसमें इतनी मैच्योरिटी भी थी कि वह सारी बातों को एंजॉय करके समझ भी सकती थी और एक सही एक्सक्लूजन पर पहुंच सकती थी, जो उसने आज किया। प्रकृति गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से निकल गई। उसके पास अब कहने को बचा ही क्या था। आई तो थी वो अध्याय के बारे में पता करने, लेकिन अपनी बेइज्जती करवा के वो यहाँ से निकल रही थी।
और जल्दी से तनिष्का के पास आया और उसे गोद में उठाकर गोल गोल घुमाने लगा। उसके अचानक से ऐसा करने से वो चौंक गई। उसने जल्दी से कहा, भाई आप क्या कर रहे हो, नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ जाएंगे, वैसे भी मुझे भूख बहुत लगी है अब। उसने आखिरी लाइन इतनी मासूमियत से कही कि सब हंस पड़े। गर्व ने उसे धीरे से नीचे उतारा और उसके हाथों को पकड़ प्यार से बोला, आज तो कमाल कर दिया मेरी भाभी जान ने। क्या सबक सिखाया है आपने उस प्रकृति को। वो कभी सोच भी नहीं सकती होगी कि आप कुछ ऐसा भी बोल सकती हो। तनिष्का ने मुंह बनाया और बोली, सब लोग मुझे बच्चा समझते हैं, लेकिन मैं सब कुछ समझती हूँ, बस बोलती ही तो नहीं हूँ। सार्थक मुस्कुराते हुए उसके पास आया, उसका सिर सहलाकर बोले, बिल्कुल तुम बच्ची नहीं हो, तुम बहुत समझदार हो। तनिष्का ने जब अपनी तारीफ सुनी तो खुशी से चहक कर बोली, देखा फूफा जी भी ने कहा। वानी ने उसकी हरकत पर हंसते हुए बोली, हाँ हाँ सुन लिया, अब चलो तुम्हें खाना खिलाते हैं, भूख लगी थी ना तुम्हें। तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिलाई। वानी उसके लिए खाना लेने चली गई तो आहिरा उसे देख बोली, और तो सब कुछ ठीक था भाभी, लेकिन एक थप्पड़ तो बनता था ना। मन तो कह रहा था कि मेरा खींच के एक थप्पड़ लगाओ, सुकून मिल जाता दिल को। तनिष्का ने उसे देखा, फिर बोली, जो भी है जैसा भी है तो वो मेरी बड़ी बहन ही ना। ऐसे कैसे हाथ उठा देती, बस सहन कर लेती हूँ तब तक जब तक कर सकती हूँ। आहिरा उसे देखने लगी। वो ठीक ही कह रही थी, रिश्तों का मान सम्मान उसको अच्छे से आता था, लेकिन उसका यह कहना भी ठीक था कि वह जब तक सहन कर रही है तब तक वो कर सकती है। और कहते हैं ना, जब इंसान का सब्र का बांध टूटता है तो प्रलय होता है, जिसका छोटा सा नमूना अभी तनिष्का ने सबको दिखा चुकी थी। तनिष्का ने जल्दी से खाना खाया और फिर वह सब वापस अपनी मंडली जमा कर बैठ गए। बातों ही बातों में आहिरा ने कहा, एक बार भाई वापस आ जाए फिर हम लोग ना छोटे से ट्रिप पर चलेंगे या फिर पिकनिक पर चलेंगे, मज़ा आएगा, सब लोग साथ होंगे तो। तभी पीछे से अथर्व की आवाज़ आई, मैं भी चलूँगा, मुझे और आयु को छोड़कर जाने का सोचना भी मत। आहिरा ने उसे देखा और बोली, हाँ हाँ तुम दोनों को कौन छोड़कर जा रहा है। आयु भी उसके पीछे पीछे थी। वह दोनों चढ़कर बेड पर बैठ गए। वह सब बातों में मशगूल थे। अथर्व ने गर्व और आहिरा को देखा, जो किसी बात पर एक दूसरे से कहासुनी कर रहे थे। अचानक ही उसके मन में आया कि अगर उसकी कोई छोटी बहन होगी तो वह उसका ढेर सारा ख्याल रखेगा और उसने बहुत प्यार करेगा, लेकिन गर्व की तरह बिल्कुल भी नहीं झगड़ेगा। यह सोचकर उसने बानी को देखा और बोला, मम्मा। बानी ने उसकी तरफ देखा तो वह झट से बोली, हाँ मुझे भी ना छोटी बहन चाहिए। उसके यह कहते ही सब लोग चुप हो गए और अथर्व को ही देखने लगे। बानी की नज़रें भी उस पर थी। अचानक से उसे छोटी बहन की याद कहाँ से आई। बानी ने मन ही मन कहा, कहीं सार्थक ने इसके मन में ये बात तो नहीं डाली। लेकिन अगले ही पल उसने खुद के ही विचार को नकारते हुए कहा, नहीं, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था मेरी इच्छा के खिलाफ वो कभी नहीं जाएंगे। तभी आहिरा बोली, ये तुम्हारे मन में बहन का ख्याल कहाँ से आया। अथर्व ने उसे देखा और बोला, दीदी अगर मेरी बड़ी बहन हुई तो ना मैं गौरव भैया की तरह उससे कभी नहीं लड़ूंगा और ना ही उसे रुलाऊंगा। मैं उसका ढेर सारा ख्याल रखूंगा और प्यार भी करूंगा। पर मम्मा मुझे छोटी बहन दे तो सही। बानी उसकी बातें सुनकर हैरान थी। इस छोटे से बच्चे के मन में इतने सारे ख्याल कहाँ से आए। लेकिन बानी जानती थी अथर्व बिल्कुल अलग इंसान था। वह छोटा सा बच्चा काफ़ी गंभीर और शांत रहने वाला था। सिर्फ कुछ लोगों के सामने ही वह खुलता था, वरना सबसे अलग बच्चा था वह। लेकिन उसका यह कहना बानी को अजीब सा एहसास दे गया। एक तरफ सार्थक की इच्छा को वो मना कर चुकी थी, भले ही पूरी तरह से नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में दूसरे बच्चे की अभी कोई ख्वाहिश आई नहीं थी। लेकिन अथर्व के कहने पर न जाने क्यों उसके मन में दूसरे बच्चे की ख्वाहिश जगने लगी। उसने खुद को होश में लाते हुए कहा, इमोशनल फूल मत बन बानी, ठीक से सोच। तभी तनिष्का बोली, सही तो है बुआ, आपको सेकेंड बेबी प्लान करना चाहिए। वैसे भी अथर्व अब 5 साल का हो गया, वो लगभग अपना ख्याल तो खुद रख सकता है और बाद में बाकी सब लोग तो हैं ही। और फूफा भी जो है ना,
वह भी तो आपका और अथर्व का कितना ख्याल रखते हैं। वाणी ने उन सबको देखा और उठकर बाहर निकलते हुए बोली, मैं बाद में आती हूँ, कुछ काम था मुझे। यह बोल वो झट से कमरे से बाहर निकल गई। तनिष्का ने उन सबको देखा और बोली, मुझे कुछ गलत कहा क्या मैंने? क्या वो नाराज़ हो गई मुझसे? आहिरा ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं कहा। ज़रूर कोई बात है, या हो सकता है वो खुद कंफ्यूज है और फिर यह उनका इंडिविजुअल डिसीजन है, हम फोर्स नहीं कर सकते ना। तनिष्का ने भी उसकी बात सुनकर हामी भर दी। इधर अध्याय सुबह 7 बजे का निकला। रात के लगभग 9:30 बजे दिल्ली पहुंचा। वो बाय कार ट्रैवल करके गया था क्योंकि लास्ट मोमेंट पर ना तो फ्लाइट अरेंज हुई और ना ही कोई साधन, इसलिए उसके पास कार से जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। उसने होटल में चेक इन किया और सबसे पहले रूम में आते ही तनिष्का को फ़ोन लगाया। तनिष्का जो अभी डिनर करके कमरे में लौटी ही थी, उसने जब अपना फ़ोन बजता देखा तो तुरंत फ़ोन उठा लिया और चहक कर बोली, पहुँच गए आप, कब आओगे वापस? अध्याय एक साथ उसके 2 सवाल सुनकर मुस्कुराया और बोला, अभी अभी तो पहुँचा हूँ मेरी जान, और आने का तुम्हें बताया तो काम खत्म होते ही जल्द ही मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तो चिंता मत करो, मेरा यहाँ रुकने का वैसे भी कोई इरादा नहीं है। तनिष्का ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, ठीक है, खाना खा लीजिए और आराम से टाइम से सो जाइएगा। अध्याय ने हामी भरी, फिर बोला, तुमने खाना खाया? तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय को जब उसका कोई रिस्पॉन्स सुनाई नहीं दिया तो बोला, मैंने कुछ पूछा है ताने, जवाब तो दो। तनिष्का ने कहा, तो मैंने भी तो बताया ना। अध्याय हैरानी से बोला, कब बताया? तनिष्का ने कहा, गर्दन तो हिलाई। अध्याय हंस पड़ा और बोला, बेवकूफ़ लड़की, वॉइस कॉल पर मैं तुम्हारी शक्ल कहाँ से देख पाऊँगा? मुझे कैसे पता होगा कि तुमने गर्दन हिला रही हो या नहीं? उसकी बात सुनकर तनिष्का ने अपने सिर पर चपत लगाई और बोली, ओ सॉरी। अध्याय मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, खाना खा लिया है तो थोड़ी देर पढ़कर आराम से सो जाना, ज़्यादा देर रात में जागना मत। तनिष्का ने ओके कहा तो अध्याय बोला, अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ तो मैं बाद में बात करूँगा। तनिष्का ने हाँ भरी और फ़ोन रख दिया। वैसे भी वह थका हुआ था, यह बात वह भी जानती थी। 14 घंटे का लंबा सफ़र करने के बाद थकान तो होनी थी। अध्याय जल्दी से फ्रेश होकर आया, पहले अपने लिए खाना ऑर्डर किया। थोड़ी देर बाद उसका खाना भी आ चुका था। उसने खाना खाया, लेकिन आज न जाने क्यों वह खाना खाने जैसा लग नहीं रहा था। उसे खाने का स्वाद भी बेस्वाद सा लग रहा था। उसने थोड़ा बहुत खाकर प्लेट साइड कर दी और थोड़ी देर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और फाइल रीड करने के बाद बेड पर आ गया। उसने टाइम देखा तो 11:30 हो चुके थे। पहले उसने सोचा कि तनिष्का को कॉल करे, लेकिन फिर लगा कि वो सो चुकी होगी, इसलिए कॉल करना उसे ठीक नहीं लगा। वो आराम से आकर बेड पर लेटा, लेकिन आज तो कमबख्त नींद भी आने को तैयार नहीं थी। अध्याय बस करवटें बदले जा रहा था। उसने झल्लाकर खुद से कहा, ये आज नींद क्यों नहीं आ रही? लेकिन उसे कहाँ पता था कि तनिष्का को बाहों में लेकर जो सुकून से सो जाया करता था, वो आज बिना उसकी बाहों के नींद कहाँ से आती। वह अभी करवटें बदल ही रहा था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा तो तनिष्का का कॉल था और इस बार वीडियो कॉल था। उसने कॉल पिक किया, सामने तनिष्का का चेहरा था। अध्याय ने उसे देखा, सोई नहीं तुम अब तक? कहा था ना वक्त से सो जाना, नींद नहीं आ रही। सच कहूँ तो आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, नींद भी नहीं आ रही। जब तक आप सुकून से अपनी बाहों में भरकर मुझे सुलाते नहीं, तब तक नींद ही नहीं आती। अब कहाँ से सोऊंगी मैं? आप हो तो नहीं मेरे पास। अध्याय ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी नींद कहाँ गायब थी। वह हल्के से मुस्कुराया और उसे देखकर बोला, हाँ यही हूँ मैं तानी, आराम से सो जाओ, सुबह तुम्हें कॉलेज भी जाना है, भूलो मत, सेमेस्टर एग्ज़ाम करीब है। तनिष्का बस एकटक उसे देखे जा रही थी। आज उसका मन काफ़ी हल्का था, शायद प्रकृति पर अपनी भड़ास निकालने की वजह से, शायद इस वजह से उसे
अपनी असल जगह दिखा दी। अध्याय उसका था, इसमें कोई दो राय नहीं थी, लेकिन आज प्रकृति के सामने भी वह इस बात को साबित कर चुकी थी। अध्याय ने उसे जब खुद को एकटक देखता पाया तो मुस्कुराकर बोला, इतना ज़्यादा याद कर रही हो? तनिष्का ने हाँ में गर्दन हिला दी। अध्याय ने मुस्कुरा कर कहा, आंखें बंद करो तानी, मैं यहीं हूँ, सो जाओ अब। तनिष्का ने कुछ पल उसे देखा, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। अध्याय बस एकटक उसे देखे जा रहा था। वह जानता था वह सो जाएगी, बस उसे कुछ देर अध्याय की नज़दीकी का एहसास करना था जो वो कर रही थी। यूँ तो दोनों मीलों दूर थे, लेकिन इस छोटे से वीडियो कॉल ने दोनों को बेहद पास कर दिया था। थोड़ी देर में तनिष्का सो चुकी थी। अध्याय मुस्कुराया और फ़ोन की स्क्रीन को छूते हुए बोला, बच्ची हो बिल्कुल तुम। उसने ये बोल कॉल कट किया और अपने पास पड़े पिलो को हक करते हुए आंखें बंद करके बोला, जल्दी आ जाऊंगा, और सोने की कोशिश करने लगा। वो दोनों सुकून से सो गए। इधर प्रकृति झल्लाई हुई थी तनिष्का के जवाब से। उसने कभी नहीं सोचा था कि तनिष्का भी उसे ऐसा कोई जवाब दे सकती है। अश्विन जी आज घर पर नहीं थे, वरना उनका सारा गुस्सा उन्हीं पर निकलता, और वह जानती थी अगर यह गुस्सा अश्विन जी पर निकला तो उसके लिए अध्याय को पाने का रास्ता थोड़ा और आसान हो सकता था। उसे तो वैसे भी ड्रामा करने की आदत थी और उसने सोच लिया था कि उसे आगे करना क्या है। अश्विन जी को इमोशनल ब्लैकमेलिंग तो वह बचपन से करती आई है, भला अब वह आदत कैसे छूट जाती, और वह इस आदत को बिल्कुल छोड़ने भी वाली नहीं थी। प्रकृति ने मन ही मन खुद से कहा, तुम्हारा गुरूर तोड़ना ही होगा तनिष्का। अध्याय मेरा होकर रहेगा, और वह अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे ठीक से तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। ये जो तुमने डंके की चोट पर कहा है ना कि वह सिर्फ तुम्हारा है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में तनिष्का के लिए नफरत थी, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि तनिष्का ने कभी उसे नफरत तो की ही नहीं थी। वह जब भी बच्ची थी तब से ही वो प्रकृति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब प्यार के बदले प्यार नहीं मिला तो निराश होने लगी वो, और फिर वह सबसे दूर भी हो गई थी। फिर प्रकृति के मन में उसके लिए इतना जहर, इतनी इनसिक्योरिटी आई कहाँ से, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। अगली सुबह अध्याय जल्दी से उठा और ऑफिस के लिए रेडी हो गया। उसे हर हाल में आज मैटर सॉर्ट आउट करना था। जब वह ऑफिस पहुंचा तो वहां पर हंगामा हो रहा था। ऑफिस स्टाफ एचओडी को घेर कर खड़े थे। सभी लोग एचओडी एक्सप्लेन देने की कोशिश करने में लगे हुए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी अध्याय की आवाज़ गूंगी, क्या चल रहा है यहाँ पर? सबने पीछे पलट कर देखा तो अध्याय चेहरे पर सीरियसनेस के साथ खड़ा था। वह चलकर सबके बीच आया और बोला, चल क्या रहा है यहाँ पर? एक स्टाफ के आदमी ने कहा, सर हम लोग इनके साथ काम नहीं करना चाहते, हमें दूसरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए। अध्याय ने उन सबको देखा और बोला, मुझे वैलिड रीज़न बता दो, मैं डिसाइड करूँगा यहाँ पर कौन काम करेगा और कौन नहीं। अगर आप मुझे कोई वैलिड रीज़न देते हैं तो मैं एचओडी भी बदलने को तैयार हूँ, लेकिन आपके बताए हुए रीज़न से मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। बताइए बात क्या है? तभी एक लड़के ने कहा, सर हमारी कलीग है, उसका कहना है कि इन्होंने उसे मॉलेस्ट करने की कोशिश की, ऐसे में हम भला कैसे उनके साथ काम कर ले। अध्याय ने उस आदमी को देखा जो लगभग 38 से 40 की उम्र का था। वह सर झुकाए खड़ा था, मानो सच में उसने कोई अपराध किया हो। अध्याय ने फिर बाकी सबको देखा और बोला, और कौन है वो लड़की? मैं उससे मिलना चाहूँगा। अब फेस टू फेस सवाल जवाब तो होना चाहिए। सब लोगों ने एक लड़की की तरफ देखा। वह लड़की डरी सहमी से सामने आई तो अध्याय ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, क्या यह सब जो कह रहे हैं वो सच है? उस लड़की ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई। अध्याय ने अब उस आदमी की तरफ देखा जिस पर यह आरोप था और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, सो मिस्टर पीयूष, क्या यह लड़की जो आप पर इल्ज़ाम लगा रही है वो सच है? उस आदमी ने अध्याय को देखा, धीरे से बोला, बिल्कुल नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। यह सब लोग अध्याय को देख रहे थे। वह जानना चाहते थे कि वह कर क्या रहा है।
और क्या फैसला लेने वाला है। अध्याय ने उस लड़की को देखा और बोला, नाम क्या है तुम्हारा। उस लड़की ने अपना नाम सिमरन बताया। अध्याय मुस्कुरा कर बोला, अब समझ आ रहा है चक्कर क्या है। सब उसे इतना शांत देखकर और ज़्यादा हैरान थे। अध्याय ने पास में खड़े पियून को देखा और बोला, काका एक चेयर देंगे ज़रा, मैं काफ़ी थक गया हूँ, कल पूरे दिन का ट्रैवल करके आया हूँ और आज सुबह सुबह ऑफिस में ये हंगामा। काका जल्दी से उसके लिए एक चेयर लेकर आए। अध्याय बड़े आराम से उस पर बैठते हुए बोला, चलिए अब कार्रवाई शुरू करते हैं। वो काफ़ी हल्के फुल्के अंदाज में ये सब कुछ बोल रहा था, लेकिन सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और अध्याय यही चाहता था कि सबको कंफ्यूज करके रखे। उसने सिमरन को देखा और बोला, सो मिस सिमरन, पूरा नाम तुम्हारा सिमरन अरोरा है, आई एम राइट। उस लड़की ने हाँ में गर्दन हिलाई। फिर अध्याय ने पीयूष को देखा और बोला, पीयूष जी, ये वही लड़की है ना जिसके प्रमोशन को आपने रिजेक्ट करवा दिया था। उसके इतना कहते ही सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे और आपस में धीरे धीरे खुसुर खुसुर करने लगे। वहीं सिमरन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसे लग रहा था कि वह अब पकड़ी जाएगी। पीयूष ने उसे देखकर हाँ में गर्दन हिलाई तो अध्याय ने हंसकर कहा, लीजिए सारा खेल आप लोगों के सामने है। इस लड़की का प्रमोशन रुकवाया गया क्योंकि इसके काम में काफ़ी गड़बड़ी मिली थी। इस लड़की ने इसे कुछ ज़्यादा ही पर्सनल ले लिया और मिस्टर पीयूष पर इल्ज़ाम लगा दिया, वो भी मॉलेस्टेशन जैसे गंदे चार्जेस। और इसमें आप सबकी भी गलती नहीं है। हमारा समाज है ही अंधा, हर बार लड़की को ही सही और लड़के को गलत ही समझता है। इस बार भी कुछ नया नहीं हुआ। आप लोगों ने वही किया जो हर कोई करता। एक लड़की बेचारी बनकर सामने आई और समाज उसके पक्ष में हो गया। सामने वाले इंसान के चाहने से कोई गलती ना हो फिर भी उसे सज़ा दे दी जाए। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी एक जैसे होते हैं, नहीं, सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं होती तो सारे लड़के भी नहीं होते, लेकिन किसी बात को निचोड़ तक पहुंचकर उसे समझकर फिर फैसला करना चाहिए। यूं ही सुनी सुनाई बात सुनकर किसी के पीछे भागना नहीं चाहिए। उन सबको अपने ही फैसले पर अब अफसोस हो रहा था। उन्होंने अध्याय और पीयूष दोनों से माफ़ी मांगी। अध्याय ने उन सबको वापस काम पर जाने को कहा और सिमरन को देख बोला, आई वॉन्ट योर रेजिग्नेशन। तुम्हारी जैसी लड़की को मैं अपनी कंपनी में 1 मिनट नहीं रुकने दूंगा। सिमरन रोते हुए बोली, सर प्लीज़, गलती हो गई, एक मौका दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज़। अध्याय उठा और बोला, बिल्कुल नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, रिज़ाइन करो और निकलो मेरी कंपनी से। खैर अब तो हर कोई जानता है कि अध्याय ने जो कह दिया वो पक्का है, वह बिल्कुल भी हिदायत नहीं बरतने वाला। सिमरन के पास भी अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था सिवाय अध्याय की बात मानने के। अभी कम से कम इज्जत से कंपनी छोड़कर जा सकती थी, वरना हो सकता था उसके साथ और भी बुरा हो। अध्याय ने यहाँ का मैटर शॉर्ट किया और अपने केबिन में चला गया। वह आने वाली मीटिंग के लिए कुछ प्रिपरेशन करना चाहता था और उसे यह भी पता था कि आने वाले 2 से 3 दिनों के लिए वह बेहद बिजी हो जाने वाला था। इधर बाकी सब कुछ ठीक ही था। सुबह सुबह तनिष्का उठी तो फिर तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए खुद से कहा, आज तो काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। वह उठी और खुशी खुशी नहाने चली गई। जब तक वह नहा कर आई, उसके कमरे में उसे बानी नजर आई। उसने उसे देखा तो बोली, क्या हुआ बुआ, आप यहाँ कोई काम है। बानी ने उसे देखा और बोली, आयत और अथर्व को रेडी कर दो तुम, एक्चुअली मुझे किसी काम से जाना है, इम्पोर्टेंट है, क्लाइंट से मीटिंग थी, मैं मुश्किल से थोड़ा लेट का करवाया है। तनिष्का ने उसे देखा और बोली, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपनी मीटिंग के लिए जाओ। वानी मुस्कुराकर कमरे से निकल गई। तनिष्का जल्दी से तैयार हुई और बच्चों के कमरे की तरफ चली गई। जब वह कमरे में आई तो दोनों ने पूरे कमरे का हुलिया ही बिगाड़ रखा था। उसने हैरानी से उन दोनों को देखते हुए कहा, ये सब क्या है। उन दोनों ने तनिष्का को देखा, फिर कमरे की तरफ। पूरे कमरे में तकिया की रुई फैली हुई थी और हर समय सामान बिखरा पड़ा था। अथर्व ने जल्दी से कहा, मेरी कोई गलती नहीं थी भाभी, यह तो इस आयु की बच्ची ने किया। तनिष्का ने आयत को देखा तो आयत मासूमियत से बोली, पली, मेरी गलती नहीं, गलती तो अथर्व की थी, इसने ही मुझे चिल्लाया था।
तनिष्का ने अपना माथा पीटते हुए कहा, गलती किसी की भी हो, काम तो तुम दोनों ने बिगाड़ ही दिया ना। दोनों ने गर्दन चुरा कर सॉरी कहा तो तनिष्का ने उन दोनों को देखते हुए कहा, चलो ठीक है, पहले हम नहाते हैं, फिर तुम दोनों को तैयार करूँगी, स्कूल भी तो जाना है। दोनों ने बस हाँ में गर्दन हिला दी। तनिष्का ने पहले अथर्व को तैयार किया, उसके बाद आयत को, और दोनों को तैयार करके वो बाहर हॉल में ले आई। सार्थक नीचे आते हुए बोले, क्या बात है, आज तुम्हारी ड्यूटी लगी? तनिष्का ने मुस्कुरा कर कहा, बुआ किसी मीटिंग में गई है फूफा जी, इसलिए। सार्थक को पता था बानी मीटिंग के लिए गई है। उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ सही है, चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर निकलते हैं हम। तभी घर आते हुए बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता दे दो मम्मी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, भाई भी नहीं है। सार्थक ने उसे देखा और उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोला, तो फिर जल्दी उठना था ना, इस तरह चिल्लाने से क्या हो जाएगा। घरों का मुंह बन गया। सबने साथ में बैठकर नाश्ता किया। आहिरा तो रात को ही लौट चुकी थी। आते वक्त मिहिर उसे अपने साथ ले ही गया था। नाश्ता करने के बाद सार्थक दोनों बच्चों के साथ तनिष्का को लेकर निकल गया। इधर एक घर में आयुष्मान अपनी माँ के साथ था। वो घर असल में आयुष्मान की नानी का था और आखिरी समय में उन्होंने ये घर आयुष्मान और तनिष्का के नाम किया था। परी दीदी उस घर से आने के बाद एकदम शांत हो चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उनके प्यार, ममता और परिश्रम में कहाँ कमी रह गई थी, क्योंकि उनकी छोटी बेटी को इतना सब कुछ सहना पड़ रहा था, वो भी अपने ही पिता के हाथों। उन्हें कभी कभी लगता था कि अश्विन जी मानो प्रकृति के आगे तनिष्का को भूल ही चुके हैं। उन्हें फ़र्क पड़ना ही बंद हो गया था तनिष्का से, इसलिए तो ना तो उन्हें उनकी खुशियों से मतलब था और ना ही उसके दर्द से। खैर दर्द तो उन्हें तनिष्का को कम नहीं दिए थे, लेकिन जो चंद खुशियाँ उसकी ज़िंदगी में आई थी उन्हें छीनने में भी वो पीछे तो नहीं रहे थे। वही आयुष्मान भी अपनी माँ को यूँ परेशान देखकर परेशान था। वो समझ नहीं पा रहा था उनकी परेशानी को, लेकिन इस वक्त वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वो अपने पिता को उसने साफ तौर पर समझाया था, उनसे बात भी की थी, लेकिन उन पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए मानव प्रकृति से बढ़कर कुछ था ही नहीं। आयुष्मान ने मन ही मन कहा, सुधर जाइए पापा, वरना न चाहते हुए भी मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। अगर आप खुद से नहीं माने तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास वही है, और ट्रस्ट में अपनी बहन की खुशियों के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। इधर आहिरा और मिहिर घर पर साथ में नाश्ता कर रहे थे। दोनों साथ में ही ऑफिस के लिए निकलने वाले थे। आहिरा के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे, जिन्हें मिहिर अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। और तो और अवंतिका जी भी उसके चेहरे के भाव छुपे हुए नहीं थे। उन्होंने परेशान होकर पूछ ही लिया, तुम ठीक तो हो ना बेटा? देखो बेटा, अगर ठीक नहीं है तो आज रहने दो, ऑफिस जाना। आहिरा ने उन्हें देखा, फिर बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कुछ सोच रही थी। कुछ बातें हैं ऐसी जो मुझे परेशान कर रही है और मुझे नहीं पता कि उनका अंजाम क्या होने वाला है। अवंतिका जी ने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो आहिरा ने उन्हें प्रकृति के बारे में सब कुछ बताया। मिहिर भी बड़े गौर से उसकी बातें सुन रहा था। अवंतिका जी ने हैरान होकर कहा, हेरा कैसी लड़की है, बिल्कुल बेहया बेशर्म, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही उसे अपनी छोटी बहन का घर बर्बाद करते हुए। और वो मासूम सी बच्ची तनिष्का, वो तो वैसे भी कितना कम बोलती है, वो सबसे कितने प्यार से पेश आती है, लेकिन उसकी ही बड़ी बहन। ये कहते कहते ही वो चुप हो गई। अवंतिका जी की बात को आहिरा पूरा करते बोली, बिल्कुल सही कहा माँ आपने, बहुत बेशर्म और जिद्दी भी। इतना सुना चुके हैं सब लोग उसे, यहाँ तक कि मैंने तो उसे थप्पड़ भी मार दिया, लेकिन मजाल है कि यह लड़की कुछ समझ जाए। जोक की तरह चिपक गई है, मानो सारा खून चूस कर ही निकलेगी। अवंतिका जी का मुंह बन गया। मिहिर हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। वो दोनों सासुओं और प्रकृति की बिचिंग कर रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, और अब तो उसे ऐसा भी फील करवाया जा रहा था कि वह तो यहाँ है ही नहीं। उसके वहाँ होने या न होने से उन दोनों को इस टाइम तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। मिहिर ने मन ही मन कहा, अजीब औरतें हैं, इन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं हूँ भी यहाँ नहीं।
मेरी माँ मेरी बेबी के साथ मिलकर किसी तीसरी लड़की की बिचिंग कर रही है। यह तो अजूबा है भाई। आज तक सास बहू किसी और के पास जाकर एक दूसरे से बिचिंग करते थे, यहाँ तो दोनों मिलकर किसी तीसरे की कर रहे हैं। उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो बेचारा कुछ बोल भी तो नहीं सकता था। अगर वह कुछ बोलता तो दोनों सास बहू मिलकर उसे कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ते, इसलिए बेचारा चुपचाप दोनों को अपनी बातों में लगे देख बस सुने जा रहा था। खैर उसने नाश्ता ख़त्म किया। आहिरों का देख बोला, मैं चलता हूँ, एक काम करो तुम रहने दो, तुम माँ के पास रुक जा। हालांकि उसने यह बात बड़े आराम और नॉर्मल से कहा था, लेकिन आहिरा तो आहिरा है, बात का बतंगड़ बनाना उसे बहुत अच्छे से आता है। और वैसे भी वह कल से सोच रही थी कि उसने कोई कांड नहीं किया, तो सोचा अब उसी से लड़ लिया जाए। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? मैं क्यों नहीं जाऊंगी ऑफिस में? आ रही हूँ ना, थोड़ी सी बात में क्या लग गई? तुम तो चिढ़े ही जा रहे हो। मिहिर उसे हैरानी से देखने लगा। सच में ये लड़की बड़ी अजीब थी, कभी भी किसी भी बात पर कुछ भी बक देती थी। उसने अपनी माँ को देखा जो बड़े आराम से बैठे उन दोनों को देख रही थी। फिर आहिरा को देख बोला, यार मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तुम बातों में लगी थी तो मैंने सोचा आज रहने दो। हाँ तो आपको क्या लगता है मैं झगड़ रही हूँ? मैं भी तो नॉर्मल ही बात कर रही हूँ ना। आहिरा ने उसे घूरते हुए कहा। मिहिर ने मन ही मन खुद से कहा, सच में जिसने भी कहा है ना कि लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है, वह बिल्कुल सही कहा है। इस लड़की को मैं कभी समझ सकता, एक पल में कुछ और अगले ही पल में कुछ और। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा मेरी माँ चलो, अब गलती हो गई जो तुम्हें कुछ कह दिया। अवंतिका जी को उसकी हरकत देख हंसी आ गई। आहिरा ने उसे हंसते हुए देखा तो दांत दिखा दिया। उठते हुए भी, मैं चलती हूँ माँ, शाम को मिलूंगी। यह बोलकर उसने उनके पैर छुए और मिहिर के साथ निकल गई। तो दोस्तों ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। और इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।